आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आज देश के सामने वो सच्चाई बयां करने की कोशिश करूंगा जिसकी जानकारी हर देशवासी के लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों, बहुजन पैगाम बहुजन समाज के हितार्थ उन मुद्दों की आवाज़ बुलंद करता है जो संवैधानिक दायरे में आते हैं और जिनका सरकार और कार्यपालिका द्वारा अनुपालन करना और कराना वैधानिक जिम्मेदारी है। पर ऐसा न होकर बदनीयती से इन संरक्षणों को बाईपास करके वंचित समाज के हितों का हनन किया जा रहा है जो सरकारी आंकड़ों से स्वयं सिद्ध हैं। इस बिंदु पर मनुवादी मीडिया भी चुप रहता है। साथियों, यह विचार, यह उद्बोधन समाज के बहुत ही माने जाने प्रकांड विद्वान पूर्व एमडी IGL माननीय श्री ओम नारायण साहब के थे। उन्होंने बहुजन पैगाम के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किए थे वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आप उन विचारों को समझेंगे और समझते हुए बहुजन पैगाम जो YouTube चैनल है उसका महत्व समझेंगे। साथियों, बहुजन पैगाम के माध्यम से प्रतिदिन जो पोस्टिंग्स अथवा वीडियोस पूरे देश में जाते हैं, देश के हर भाग में जाते हैं, लोग उनको पढ़ते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं तथा उनके फ़ोन भी आते हैं, कहते हैं ये कलम कभी रुकनी नहीं चाहिए, ये आवाज़ कभी बंद नहीं होनी चाहिए। इस तरह से बहुजन समाज के लोगों के अलावा सारा देश जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, कोई किसी भी वर्ग के हैं, मीडिया तो सबके लिए काम करता है। बहुजन पैगाम एक निष्पक्ष एवं निर्भीक मीडिया है जो सभी के बारे में सोचता है, सभी के बारे में कानून को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए, देश हित को ध्यान में रखते हुए वो सारी बातें कहता है जो दूसरे मीडिया वाले नहीं कहते। साथियों, अभी कल की बात बता रहा हूं आपको। एक है मिस्टर सुधीर चौधरी, जी न्यूज़ चैनल के संवाददाता हैं। बहुजन पैगाम पर उनकी एक पोस्टिंग प्राप्त हुई जिसमें लिखा हुआ था कि आप सबके बारे में कहते हैं लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी व जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में, जहाँ पर कि SC/ST वर्गों का आरक्षण नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। साथियों, इस संबंध में सारी जानकारियाँ मुझे भी प्राप्त नहीं थीं। समाज के बुद्धिजीवियों से काफ़ी विचार विमर्श किया गया क्योंकि सटीक उत्तर देने के लिए सही जवाब भी होना चाहिए। सबसे पहले मैंने RB कौल साहब जो समाज के एक बहुत ही प्रतिष्ठावान एवं विचारक हैं उनसे पूछा तो उनका कहना ये था कि आप सुधीर चौधरी जी जो जी न्यूज़ के एंकर हैं और बीजेपी का अच्छा प्रचार करते हैं, उनसे कहिएगा कि हम उनका आभार व्यक्त करेंगे कि ये प्रश्न ये वो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, उसके सामने प्रस्तुत करें। इससे सरकार का बहुत एक वर्चस्व है, जो प्रभाव है वो भी सारे के सारे SC/ST OB समाज में कायम होगा। क्योंकि उस समय जब अल्पसंख्यक एक्ट बना था तो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के दरमियान ऐसा हुआ था कि अल्पसंख्यकों की जो भी संस्थाएं होंगी, इंस्टीट्यूशंस होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी, हॉस्पिटल्स होंगे, उनमें किसी का कोई आरक्षण नहीं होगा। तो उस विचारधारा के तहत ये परंपरा चली आ रही है। मौजूदा समय में सरकार बीजेपी की है और यदि सुधीर चौधरी जी और भी जो एंकर हैं जो बीजेपी का रात दिन प्रचार करते हैं, रजत शर्मा जी हैं, तमाम दुनिया के और भी लोग हैं, यदि कहें तो ये काम भारत सरकार कर सकती है। ऐसा होने से देश का सारा SC/ST OBC समाज सरकार का धन्यवाद करेगा। साथियों, इस संबंध में श्री ओम नारायण साहब आगे लिखते हैं कि आपका प्रश्न तो ठीक है पर गलत जगह पूछा गया है। यह सवाल तो आपने सरकार से पूछना चाहिए था जब वह
वन नेशन वन रूल की सिफारिश का ढोल पीटती है, तो इन संस्थाओं में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए इन संस्थाओं में रिजर्वेशन क्यों लागू नहीं करती, जिसके लिए वह पूर्णतः सक्षम है। बात सही भी है, क्योंकि ये काम सरकार का है। बहुजन पैगाम तो एक सोशल मीडिया चैनल है जो रात दिन लोगों को आगाह करने में लगा रहता है, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है, सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है, निर्दयता से और बगैर किसी पक्षपात के। साथ साथ इसके ये बात जो सामने आई कि जहाँ पर अल्पसंख्यक के लोग, चाहे वो मोहम्मदन्स हों, क्रिश्चियंस हों, चाहे और भी कोई हैं, जहाँ पर किसी किस्म का कोई अत्याचार करते हैं, दबंगई करते हैं, तो ये लोग शांत रहते हैं और उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते। इसी संदर्भ में हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, DS चौधरी साहब, और मैं उनका काफ़ी रिगार्ड करता हूँ। हालांकि आपस में कभी कभी विचारों का एक जैसा सामंजस्य नहीं बनता, स्वाभाविक भी है, लेकिन वो वास्तव में एक अच्छे आदमी हैं, हमेशा सही राय देते हैं। तो उन्होंने कल एक मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा कि गौतम साहब, उस आंध्रा के कुछ इलाके में उधर कुछ मोहम्मदन्स की आबादी ज़्यादा थी और वहाँ हिंदू लोग अपना कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते थे, तो वो उन्होंने नहीं करने दिया। बाद में मामला मद्रास हाई कोर्ट तक गया, तो उसमें प्ली लेते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ तो मुस्लिम समाज की आबादी ज़्यादा है और यहाँ पर इनका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर धर्म के आधार पर चाहे कोई बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर हम बहुसंख्यक हैं, बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, इसकी वजह से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पूजा नहीं कर सकते या कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, कोई प्रोसेशन नहीं निकाल सकते। इस आधार पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। साथ ही इस संबंध में माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने अच्छा डिसीजन दिया जो पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने माना कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए, सम्मान होता भी है। कोई धर्म के लोग कहीं पर बहुसंख्यक आबादी में रहते हैं तो वो दूसरे धर्म के जहाँ अल्पसंख्यक लोग कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं उनको रोक नहीं सकते, उनको मना नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में एक उन्होंने पोस्टिंग भी भेजी जो किसी मुस्लिम भाई के नाम से है, जाकिर हुसैन, शायद इस तरह का कोई नाम है। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि संख्या बढ़ाइएगा, आगे चल कर के मुसलमानों की आबादी इतनी हो जाएगी तो यहाँ प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा और हमारा एक छत्र राज्य हो जाएगा। साथियों, इस तरह की जो एक पोस्टिंग आई हुई है, पहले तो विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि इस तरह के आज जो टेक्निकल व्यवस्था चल रही है उसके तहत लोग डाल देते हैं, किसी का नाम लिख देते हैं। जब तक उसकी सच्चाई पता न लग जाए तब तक बहुजन पैगाम के माध्यम से इस विषय पर हम कुछ नहीं कह सकते। और माननीय चौधरी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि इस सच्चाई का पता लगाएं और यदि ये बात सच्ची है तो उस व्यक्ति को, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, उसके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि हमारा देश जो भारत है संविधान से चलता है, किसी धर्म विशेष से नहीं चलता, किसी मजहब विशेष से नहीं चलता। इसी संदर्भ में उनका एक सबमिशन था, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि गाजियाबाद में भी कुछ ऐसा ही एक जगह हो रहा है। तो उस संबंध में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुजन पैगाम के माध्यम से पूरी सही जानकारी लेने के लिए, उसके बाद उस पर आगे बढ़ेंगे। साथियों, साथ साथ इसके बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल अब एक लोकल यूट्यूब चैनल नहीं रहा, देश के हर भाग से विद्वान लोगों के, समाज के हर वर्ग के लोगों के विचार आते हैं। अभी 2 दिन पहले गुजरात से कई लोगों ने, जिसमें मिस्टर अखिल परमार खास हैं और भी मानसी संखरा भी हैं, काफ़ी उनके एक वहाँ पर मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, डॉक्टर DS परमार। तो उन्होंने बताया, मैंने पूछा भाई गुजरात की हालत क्या है,
जो मोदी जी पूरे देश में गुजरात मॉडल का प्रचार करते हुए नहीं थकते और गुजरात मॉडल पूरे देश को बनाना चाहते हैं। मैंने तो गुजरात देखा नहीं, ना कभी गया, तो वहाँ की वास्तविकता क्या है। उन लोगों का कहना ये था कि सर गुजरात में 90% से ज़्यादा जो लोग हैं पहले तो कर्जदार हैं, सब पर कर्ज है, सरकारी कर्ज है, प्राइवेट कर्ज है। कर्ज लेके मकान बनाया, कर्ज लेके गाड़ी खरीदी, कर्ज लेके शादी की, कर्ज लेके सब काम किए, सबको मोदी मॉडल ने वहाँ पर कर्जदार बना दिया। तो गुजरात का हर नागरिक पहले तो कर्जदार है। दूसरी बात, ये रोजगार साधन नहीं है। तीसरा, ये वहाँ पर जातिवाद चरम सीमा पर रहता है हमेशा, और आपस में भिड़ाने की कोशिश की जाती है। इस तरह से वहाँ पर शिक्षा का या जिससे समाज का विकास होना चाहिए उस तरह की व्यवस्था क्रिएट नहीं की जाती है। आपस में हिंदू मुस्लिम करके ये बातें की जा रही हैं। इस तरह का गुजरात मॉडल है। इससे पहले उन्होंने बताया 2002 के आसपास एक गोधरा कांड हुआ था, सारा देश जानता है। उसके बारे में इंक्वायरी नहीं हुई, केस बंद कर दिए गए, क्लीन चिट दे दी गई। ये वो केस उभर के सामने आता है तो उम्मीद की जाती है जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने ये कांड करवाया हुआ था, वो आज बाहर नहीं होते, सलाखों के अंदर होते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आदि करके गुजरात के बारे में बताया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और वहाँ जो मुख्यमंत्री जी हैं अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक समानता के आधार पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर बुद्धिज्म को लेकर के काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, जो समाज के लिए एक प्रेरणादायक मैसेज है, संदेश है। ऐसा ही झारखंड में भी हो रहा है, इस समय ठीक काम किया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर पिछले 5-7 सालों से बीजेपी की सरकारें हैं, हालांकि हम किसी सरकार की ना आलोचना करते हैं ना तारीफ करते हैं, लेकिन वास्तविकता जरूर लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। जो विचार पूरे देश से हमारे सामने आते हैं उन पर गौर करते हुए ऐसा समझा जा रहा है 1977 में जब ओबीसी के रिजर्वेशन की बात चली, हालांकि उसकी व्यवस्था पहले से थी लेकिन कोई इस तरह कमीशन नहीं बना था, तो जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो नेताओं ने काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू कराने की सिफारिश की। मोरारजी ने यह कहकर के टाल दिया कि ये तो पुरानी रिपोर्ट हो गई, अब नया कमीशन बनाएंगे। अल्टीमेटली काफ़ी विचार विमर्श करने के पश्चात मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन बना 1992-95 में लागू हो गया। उसके पश्चात क्या हुआ कि जो उस विचारधारा के लोग थे जो ओबीसी वर्गों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं देना चाहते थे, उन लोगों ने क्या एक प्लानिंग करी, और वो प्लानिंग उस समय की गई। लाल कृष्ण आडवाणी साहब जो बीजेपी के एक बहुत ही अच्छे लीडर रहे हैं, अब भी हैं, उनके नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का मामला उठा दिया गया और वहाँ कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करवा दिया गया। उसमें मुकदमे भी रजिस्टर हुए। बाद में अभी लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ में, उसने सबको बरी कर दिया। साथियों, ये क्यों किया गया? क्योंकि बैकवर्ड क्लास जो है देश का, करीब 52% इसकी आबादी है, इसको ही इस्तेमाल करके ये लोग सत्ता में आते हैं और इसका मन भटकाने के लिए इन्होंने मंडल कमीशन से उसका मोह भंग करके उधर बाबरी मस्जिद की तरफ लगा दिया और वहाँ पर जितने भी लोग मारे गए उसमें लगभग 80% ओबीसी के लोग ही मारे गए, वही थे। कोई भी बंदा आरएसएस का, बीजेपी का नहीं मारा गया। ऐसी स्थिति में वो मामला चलता रहा और उनको उलझाए रखा गया। आज उनको हिंदू कह करके अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही है कि जब कहीं पर भी अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम समुदाय से कहीं झगड़ा हो
तो उनको सामने लड़ा दिया जाए, यानी ओबीसी लोगों को, पिछड़ी जात के लोगों को सामने ला दिया जाए, जिससे मरेंगे तो वो मरेंगे, पिटेंगे तो वो पिटेंगे, जो लोग लड़ाने वाले हैं वो बच जाएंगे। अब धीरे धीरे वो बातें उनकी समझ में आ रही हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव रात दिन मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत अच्छे व्यूज देते हैं, और उन्होंने एक सामाजिक पाठशाला बनाई है। उसके माध्यम से हर महापुरुष के बारे में वो अच्छा बताते हैं, जो लोग सुनते हैं उनको पता होगा। इसी तरह से विकास पटेल, ये भी ओबीसी समाज से आते हैं, और ये ओबीसी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और ये बहुत अच्छा रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के ओबीसी समाज को जगाने काम करते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारा हक तो ये मनुवादी खा रहे हैं, और तुम अपने को सोचते हो कि हम SC ST और आदिवासी मूल निवासियों से हम ऊपर हैं, तो किस तरह से ऊपर हो तुम भाई। तो वो साफ कहते हैं। इसके अलावा यही नहीं, बैकवर्ड समाज में आज जो क्रांति आ रही है, जो लोग उभर के सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो पूरे बैकवर्ड समाज को सोते हुए से जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जाग जाओ, अपनी ताकत को पहचानो और इस देश पर शासन करो। लेकिन मनवादी व्यवस्था के लोग क्या कर रहे हैं, उनको गुमराह किए हुए मंदिर की तरफ ले जाने में, देवी देवता भगवानों की तरफ ले जाने में, रात दिन उनको इस तरह का पाखंडवादी टीवी चलाने से, पाखंडवाद समझाने से बाज नहीं आते, और वो गुमराह उन्हें करने का रात दिन काम किया जा रहा है। क्योंकि ये मनवादी लोगों की समझ में आ गया है कि ओबीसी समाज जिस दिन हमारे चंगुल से निकल जाएगा, उस दिन हम जीरो हो जाएंगे और ये शासन सत्ता पे हावी हो जाएगा। इसलिए इसको उलझाए रहो। अभी आप देखेंगे 2 महीने बाद कावड़िया आने वाले हैं। अगस्त के महीने में कावड़िया चलते हैं 15 दिन। इस कावड़िया में सवर्ण समाज का शायद कोई इक्का दुक्का आदमी होता हो तो होता हो, न कोई ब्राह्मण जाता है, न ठाकुर जाता है, न बनिया जाता है। सारे के सारे 95% लोग हैं ओबीसी के जाते हैं, और SC ST के लोग गुमराह हैं वो जाते हैं, और वही 15 दिन का टाइम बर्बाद करते हैं और दौड़ लगाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं, घर पहुंचते हैं, पैसा खर्च करते हैं। लाभ क्या होता है? आपने देखा पिछली वर्ष कोरोना ने कावड़िया बंद कर दिया, एक भी कावड़िया नहीं गया, तो शंकर जी नाराज नहीं हुए। परंपरा तो इसलिए आ रही है, कावड़िया पानी लाएंगे गंगा जी से और शंकर जी के ऊपर चढ़ाएंगे, शंकर जी खुश हो जाएंगे, और नहीं चढ़ाया तो नाराज हो जाएंगे, और ऐसा तहलका मचेगा कि पता नहीं देश में तूफान आ जाएगा। लेकिन पिछली वर्ष तो कावड़िया नहीं गए, क्यों? कोरोना ने सबको रोन दिया। कोई कावड़िया नहीं गया, ना पानी लाया ना पानी चढ़ाया। शंकर जी नाराज नहीं हुए, सब ठीक चलता रहा, अब भी नाराज नहीं। देखो अब आने वाला है समय, अगस्त का महीना है, कि क्या पोजीशन होती है, कावड़िया जाते हैं नहीं जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन किन प्रकार किसी तरह से हजारों तरह के इस तरह के त्यौहार बना दिए गए हैं, इस तरह की एक काल्पनिक व्यवस्था तैयार की गई है जिसमें ये लोग जो हैं SC ST OBC के लोग उलझे रहें और ये वास्तविकता से अलग रहें, और वो लोग उसका लाभ उठाते हुए शासन सत्ता में हावी बने रहें। अभी आपने देखा कुछ समय पहले जाटों का आंदोलन चला हरियाणा में आरक्षण के लिए। अब भी कम से कम 25-30 जाट समाज के लोग जेलों में बंद हैं, उनको न्याय नहीं मिला, ना आरक्षण मिला। उसके बाद मराठाओं का चला, मराठाओं को भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कहा EWC इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का जो आधार लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सवर्ण का 10% आरक्षण किया है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं होगा शायद। जहाँ तक है ऑर्डर आने पर ही कोई बात कही जा सकती है, लेकिन वो संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है और पिटिशंस लंबित हैं। ऑर्डर क्या होगा ये बाद में पता लगेगा। तो ये चीज़ें हमारे SC ST OBC भाइयों की समझ में आनी चाहिए। तो बहुजन पैगाम इन लोगों को जगाने काम कर रहा है, न कि इधर की उधर की कई सुनी बातों को। आज अयोध्या में ये हो गया, आज बनारस में ये हो गया, आज इलाहाबाद में ये हो गया, आज उसका नाम बदल दिया गया, आज फलानी देवी के यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, आज किसी मंदिर के कपाट खोल दिए गए, और आज ये हो गया, आज प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं, वहाँ उस देवी के मंदिर में जा रहे हैं, अमित शाह उस देवता के मंदिर में जा रहे हैं। इस तरह का प्रचार जो है
इनका मीडिया करता है, वो प्रचार हम नहीं करते। बहुजन मीडिया बहुजनों को जागरूक करने के लिए, और बहुजनों को ही नहीं, जो लोग इस देश में, चाहे वो श्रमण कम्युनिटी के हों चाहे बहुजन समाज के हों, समता समानतावादी हैं, मानवीय अच्छाइयों में विश्वास करते हैं और मानवता के लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे लोग भारत के सही नागरिक हैं। उनका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन भी करते हैं कि जो हमारे महापुरुषों की फिलॉसफी है, सत्य अहिंसा प्रेम समता समानता विश्व बंधुत्व की, उस पर चलते हुए देश को आगे ले जाने का काम करें। इसी दशा में हमारे साथ बहुत सारे हमारे एडवोकेट साथी भी हैं। वो समय समय पर जो भी बात होती है उनसे भी राय ली जाती है। तो उस परंपरा में डॉक्टर के.एस. चौहान एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकील हैं, और कोई बात होती है हम आपस में बैठते हैं। महमूद पराचा साहब हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। डी.एस. चौधरी साहब हैं, बहुत अच्छे वकील हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हालांकि हमसे सीनियर हैं, और मैं उनका बहुत रिगार्ड भी करता हूँ। अच्छी राय देते हैं, किसी तरह की कोई बात नहीं करते, और जहाँ पर कोई बात उनको पसंद नहीं आती तो वहाँ वो टोकते भी हैं, उन पर ध्यान दिया जाता है। आर कुरैशी साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो इस तरह से जो हमारी टीम है, ये तो थोड़े बहुत नाम ले दिए, पूरे देश में जो एडवोकेट्स की टीम है और पुराने जो रिटायर्ड जजेज हैं जो आज इस फील्ड में आ रहे हैं, देश को देशभक्ति का प्रमाण दे रहे हैं और देश को समता की तरफ, समता जो उसकी एकता की तरफ, अखंडता की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और देश को समृद्ध बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमने बहुजन पैगाम से जोड़ा हुआ है और वो जुड़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में श्री ओम नारायण साहब, जो पूर्व में दिल्ली में एक बहुत अच्छे पद पर रह चुके हैं, IGL एक कंपनी है, उसके MD भी रह चुके हैं, आज वो समाज का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छे विचार आते हैं और समय समय पर हर तरीके से उनका हमेशा कोऑपरेशन साथ रहता है, रहा भी है। और आज जितना सहयोग आज कर रहे हैं उतना वो पहले से करते चले आ रहे हैं। इसी क्रम में बहुत सारे अन्य लोग भी हैं, यदि नामों की सूची बनाए तो हजारों लाखों पहुँचेगी जा कर के। आज मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो बहुजन पैगाम को इस दृष्टि से देखते हैं और उसे अपना चैनल समझ करके उसको कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि कोई भी चैनल बगैर कोऑपरेशन के नहीं चल सकता। इसलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी शिक्षा के ऊपर। सम्राट अशोक ने कहा था कि जिस देश का शासक, जिस देश का राजा अनपढ़ हो, वो पहले काम यही करेगा कि उस देश के लोगों को अनपढ़ बनाया जाए। आज भारत में ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हम किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहते, वास्तविकता ये है कि शिक्षा कहाँ खड़ी हुई है। शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और लोगों को अशिक्षित बनाने। जब लोग अशिक्षित रहेंगे तो जो कोई भी सरकार आएगी, जो कहेगी उसको ही मानते रहेंगे, उनका ही सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इसलिए लोगों को अशिक्षित बनाओ और शासन करो, इससे देश कमज़ोर होगा और देश की जो विकास की रीढ़ है वो टूट जाएगी। इसलिए देशवासियों से मैं कहना चाहूँगा, शिक्षित बनो, जो बाबा साहब का पहला स्लोगन था, शिक्षित बनो। आज की सरकार का यही पिछले 7 साल से रिकॉर्ड कायम हो रहा, शिक्षित बनो। जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ मिड डे मील की व्यवस्था करके उसमें खिचड़ी दी जाती है, बच्चे जाते पढ़ाओ लिखाओ कुछ मत, हाई स्कूल तक पास कर दो, उसके बाद वो किसी काम के नहीं रहते। इसलिए ये चीज़ गलत है और इसका विरोध होना चाहिए, नेशनल स्तर पर विरोध होना चाहिए। जब तक हमारे देश की शिक्षा ही खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। शिक्षा की बदौलत यहाँ पर आए हुए हैं। जहाँ तक कुछ लोगों के व्यूज आए, कुछ नहीं हजारों लोगों के व्यूज आते हैं कि सर मंदिर ज़रूरी है या मेडिकल ज़रूरी है। तो लोगों के विचार यही हैं, भाई मेडिकल ज़रूरी है, अस्पताल ज़रूरी है, मंदिर ज़रूरी नहीं है। चाहे वो राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, किसी के नाम पर मंदिर हो, कोई मतलब नहीं। तो मंदिर तो एक आस्था की विषय है, जिनकी आस्था है वो जाएंगे, नहीं आस्था है उन पर थोपा नहीं जा सकता। लेकिन जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, शैक्षिक संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं,
वो तो सबके लिए खुले हुए हैं, उसका आस्था से कोई मतलब नहीं। आप बीमार हैं, अस्पताल में जाइए, इलाज मिलेगा, चाहे किसी धर्म के हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ पर शिक्षा मिलेगी। तो क्या ज़रूरी है? तो कहने का मतलब ये है, मैं इस चैनल के माध्यम से आज के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूँगा कि थोड़ा शिक्षा की तरफ ध्यान दो, मेडिकल की तरफ ध्यान दो। आप देख रहे हैं कि आज जितने भी भारत के अंदर मंदिर बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं, सब कुछ भी बुद्ध विहार बने हुए हैं, चाहे कुछ भी बना हुआ है, वहाँ पर जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं उनको इलाज नहीं मिल सकता। मदद तो वो कर सकते हैं, किसी ने रोटियां बांट दी, खाना बांट दिया, दवाइयाँ बांट दी, वो अलग बात है, लेकिन उसका उपचार संभव नहीं है। उपचार संभव तो मेडिकल से हो सकता है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाइए, वहाँ इस तरह की रिसर्च कीजिए कि किसी भी बीमारी का हमारे देश के नागरिकों पर कोई असर नहीं होना चाहिए। तो ये काम करना चाहिए, ये जनप्रिय काम है, लोगों को काम आने वाले काम है, न कि पाखंडवाद फैलाओ। हैं, कमाल की बात है, अभी देखा आपने कितनी शर्मनाक बात है, वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, मोदी जी सबसे पहले बांग्लादेश पहुँचे जा कर के। वहाँ क्यों गए? उद्देश्य ये था कि वहाँ पर कुछ उसके मुसलमान उस देश के यहाँ बंगाल में आकर के रहने लगे हैं, उन पर असर पड़ेगा। वहाँ मंदिरों में मत्था टेका जा कर के। वेस्ट बंगाल के सबसे पहले प्रचार बाद में किया, पहले मंदिर में जाते थे। यही काम ममता बनर्जी जी ने शुरू कर दिया। वो राम का मंदिर में नहीं, किसी चामुंडा के मंदिर में चली गई या किसी देवी के मंदिर में चली गई। तो क्या हो रहा है इस देश में? इस देश की आगे आने वाली जनरेशन को आप क्या सिखाना चाहते हैं? क्या सिखा के जाएंगे? अंत तक तो आप नहीं रहेंगे, जब तक हैं तब तक आप क्या सिखा रहे हैं? लोग आपको क्या कह करके याद करेंगे? आप देखिए, इतिहास गवाह है, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, सूरज चांद रहेगा, इस देश में क्या बल्कि संसार में उन महापुरुषों का नाम हमेशा अमर रहेगा, इज्जत से प्रतिष्ठा से लिया जाएगा, जिन्होंने मानवता के लिए, मानवीय विकास के लिए कुछ किया है, अपने को कुर्बान किया है इस दिशा में। चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हो, मार्टिन लूथर किंग हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, भगवान बुद्ध हो, चाहे कोई भी हो, उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री जी से, आप ऐसा कौन सा संदेश दे करके जाएंगे? कितने प्रधानमंत्री भारत में आए? पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद कितने प्रधानमंत्री आए और चले गए। देश के नागरिक कितने प्रधानमंत्रियों का नाम तक जानते हैं? शायद 2-4 को छोड़कर किसी का नाम भी नहीं जानते। इसी तरह से आपके नाम लेने वाले भी नहीं रहेंगे। इसलिए कुछ ऐसा करो, ऐसा करने की ज़रूरत है कि लोग आपका नाम लेकर के ये कहते रहें कि भाई एक प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे और देश के लिए ये काम करके चले गए हैं। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जीता, जीतने के पश्चात 1.5 लाख लोगों का कत्लेआम हो गया था, 1 लाख लोग कैद कर लिए गए। वो थर-थर काँप रहा था, अंदर से टूट चुका था। उसी समय जब मोगलीपुत्तिस भिक्खु पहुँचते हैं, तो उन्होंने जब पूछा कि ऐसा करके आपको क्या मिला, सम्राट अशोक के पास कोई जवाब नहीं था। अल्टीमेटली इनवाइट किया उनको कि आप महल में आइए, हमको दीक्षित कीजिए। और जब सम्राट अशोक को दीक्षित करके, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और ये घोषणा कर दी कि आज से विश्व में कोई भी युद्ध तलवारों के बल पर नहीं करूँगा, उस नाम तब से वो विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो सच्चाई को सच्चाई रहने दीजिए, सच्चाई में गड़बड़ मत कीजिएगा, उसमें अडल्ट्रेशन करने की जरूरत मत कीजिएगा। यदि आपके पास सच्चाई नहीं है तो उन लोगों को आने दीजिए जिनके पास सच्चाई है। तो जो देश को गुमराह करने वाली राजनीति चल रही है आपके मीडिया के माध्यम से, उस पर ब्रेक लगनी चाहिए। जो सच्ची मीडिया है, जिसके नज़र में भारत की एकजुटता, भारत का विकास, भारत की अच्छाइयाँ हैं, उसको काम करने के लिए प्रमुखता दी जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज जो बहुजन मीडिया है, देश में जो जागरूकता ला रही है, उसको कहीं से कोई प्रोटेक्शन नहीं है किसी तरह का, चाहे विरोधी नेता हो चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो।
ना तो कोई संरक्षण देता है, ना उसकी कोई फाइनेंशियली मदद करता है। जबकि अभी 3-4 महीने पहले हमने सोनिया जी का एक भाषण सुन रहे थे कि जो मोदी मीडिया जी है, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, कम से कम 2,500 करोड़ रुपए उसको हर साल दिया जाता है। इसके साथ साथ पता नहीं कितना पैसा हेड का मिलता है। हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी हम अपने प्रयासों से समाज को जागृत करने काम करते हैं। साथियों, ये बातें जो हमने कही वो किसी के विरुद्ध नहीं है, ये देश की खातिर, देश की जनता के खातिर और सब पर लागू होने वाली बातें हैं। मजहबी बातें, धार्मिक बातें अपने घर तक सीमित रखो, घर में अपना धर्म मनाओ, जो भी मजहब है उसका पालन करो, लेकिन उसका ढिंढोरा रोड पे पीटने की जरूरत नहीं है। अब आपने देखा कांवड़िया 15 दिन दिल्ली के लोग यूपी से लेकर, हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक कितने परेशान होते हैं, रास्ता निकलने को नहीं मिलती, हर जगह पुलिस, कितना पैसा खर्च होता है, 15 दिन कोई काम नहीं होता, कांवड़िया चलता है। फायदा क्या होता? इससे देश का फायदा क्या हो रहा है, आप और देश के लोगों को फायदा क्या हो रहा है, किस शिक्षा से, कौन सी शिक्षा इससे प्राप्त हो रही है किसी व्यक्ति को, तो वो बताइए। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब आपके पास नहीं है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था को कंट्रोल करो, उसे लगाम दो और शैक्षिक व्यवस्था देश के हर कोने में फैलाने की कोशिश की जानी चाहिए। साथियों, साथ साथ इसके, क्योंकि ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं, बहुत सारे व्यूज हमारे पास आते हैं। नीरज पटेल, वो भी एक संवाददाता हैं, नेशनल जनमत पर आते हैं, अच्छा बोलते हैं, लोगों को जागरूक करने की भावना से आते हैं, किसी को बुरा लगे लग जाए, लेकिन बात वो सही करते हैं। मुख्य रूप से ओबीसी समाज को जगाने की बात करते हैं। उसी तरह से एक नया चेहरा धर्मेंद्र, वो भी अच्छा बोलते हैं और लोगों को और देश के सामने सच्चाई रखने की कोशिश करते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्खत, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, शुरू से मैं देख रहा हूँ, अच्छा। इसके साथ साथ पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, ब्राह्मण समाज से आते हैं, कितना अप्रिशिएबल व्यक्ति हैं, सब देश के लोग उनकी तारीफ करते हैं। भाई, उनको मौका क्यों नहीं दिया जाता? क्या चाटकार लोग रखने से ही आपकी पार्टी चलेगी, सरकार चलेगी? नहीं। अरे भाई, ऐसे पत्रकार हैं, चाहे वो किसी वर्ग से आते हों। अब कोई समझेगा कि ये सवर्णों की बुराई करते हैं या ब्राह्मणों की बुराई करते हैं। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी साहब का मैं इतना सम्मान करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ, क्योंकि देश के सामने वो सच्चाई रखने की कोशिश करते हैं। तो वो भी तो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो इसलिए बहुजन पैगाम किसी भी समाज का विरोधी नहीं है, किसी की झूठी तारीफ नहीं करता, देश के सामने जो वह असलियत रखनी चाहिए उसका रखने का। इसी क्रम में योगेंद्र यादव बहुत अच्छे पत्रकार रहे हैं, बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, बेबाक निष्पक्ष बात करते हैं। उसी तरह से संदीप चौधरी, ये भी जाट समाज से आते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया बोलते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। और उनका मैं सुनता हूँ, वो मीडिया वालों से कहते हैं कि जो बातें आपको सरकार से पूछनी चाहिए, वहाँ तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ती, राहुल गांधी से, विपक्षियों से पूछते हो। तो इसी तरह से इस तरह से मीडिया का हाल बना दिया गया है। तो जो लोग सक्षम पत्रकार हैं, सक्षम एंकर हैं, तो उनकी तारीफ होनी चाहिए और उनको सुना जाना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए और हर तरीके से उनकी मदद की जानी चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए, सबका अध्ययन करते हुए, जो बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल है आपकी सेवा में इसीलिए प्रस्तुत किया गया है, और अपनी आवाज़ को और आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अन्याय के विरुद्ध, असत्य के विरुद्ध, न्याय के पक्ष में, सत्य के पक्ष में, मानवता के पक्ष में काम करने वाला सोशल मीडिया पर जो चैनल मुख्य रूप से काम कर रहा है, बहुजन पैगाम काम कर रहा है। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देश भर से जो मुझे 24 घंटे में मिलती हैं, तो उनको एक साथ कह देना, एक वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए सबको एक साथ न कहते हुए बाकी बातें कल हम आप लोगों की सेवा में लाने की कोशिश करेंगे। मेरा आखिर में कहना यही है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष काहे के लिए? मानवता के लिए, अच्छाई के लिए, न्याय के लिए,
शिक्षा के लिए और देश हित में संविधान की सुरक्षा के लिए, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, इनके लिए संघर्ष करो। बाबा साहब तो चले गए, अब नहीं आएंगे, लेकिन वो ऐसा एक वेपन छोड़ के गए हैं जो सच्चाई पर आधारित है, मानवता पर आधारित है, जो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी रक्षा करेगा। इसलिए उस वेपन की, जो भारत का संविधान है, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसकी रक्षा करें, किसी भी तरीके की उस पर आँच ना आने दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।